वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th सीजी बोर्ड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है ये पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा देता हूं ताकि जब हम थ्योरी पढ़ें तो जो मैं डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल ये सारी चीज़ों को अगर मैं बोलूं और आपको समझाऊं तो आपको उस चीज़ को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपको मैं बता दूं, इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए होंगे क्योंकि आप क्लास 10th पास आउट होके क्लास 11th आपने कॉमर्स लिया है और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आपने लिया है। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास 11th 12th सीजी बोर्ड को ही पूरा कंप्लीटली फोकस करते हैं और अकाउंट्स, इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडी पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझने से पहले, ये पूरा का पूरा थ्योरी है, इसको समझने से पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बुक में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या दी हुई है। उस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझाते चलूंगा। आपका ये पहला वीडियो है, आप पेशेंस रख के आराम से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक के देखिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और धीरे धीरे आप अकाउंट बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या फिर हम टर्म्स भी बोल सकते हैं, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर कॉमर्स लिए हैं। तो कॉमर्स में मेनली हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। वैसे देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट होते हैं 2 लैंग्वेज के। पहला होगा अकाउंट्स, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा बिजनेस स्टडी और उसके बाद चौथा इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। तो यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल में हम आपको तीनों जो अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडी है वो पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, जिसमें हम अकाउंटेंसी को चालू किए हैं जो कि हमारा पहला टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो यहाँ पर देखिए, अकाउंटेंसी जो भी बिजनेसमैन है वो किस तरीके से अकाउंटिंग करता है वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आप ऐसा एज्यूम करना कि कोई बिजनेसमैन है उसका आप अकाउंटेंट हैं, तो आप पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं। इस तरीके से आप उसको समझते हुए चलना, आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो देखिए, एक कोई आदमी है, ये एक आदमी है। अब ये क्या कर रहा है, एक बिजनेस खोल रहा है। मान के चलिए ये कपड़े का बिजनेस खोल रहा है, XYZ क्लॉथ जोन। ठीक है, ये बिजनेस खोल रहा है। तो देखो ये क्या करेगा, बिजनेस के लिए यार सबसे पहले तो पैसे की जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या लगाएगा, ये पैसा लगाएगा। कुछ ना कुछ ये कैश लेकर आएगा, कैश, और कुछ ना कुछ वो एसेट्स लेकर आएगा। एसेट्स का मतलब ये होता है, हो सकता है अपने ही घर के दुकान में खोल रहा हो, या हो सकता है अपने घर के कुछ फर्नीचर को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हो। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एसेट बोलते हैं। तो ये जो भी चीज़ बिजनेस पे लगाएगा, जो भी सारी चीज़ें ये बिजनेस में लगाएगा, वो सभी की सभी चीज़ें क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो अभी तक के आप कैपिटल का मतलब ये समझते थे जैसे छत्तीसगढ़ का कैपिटल होता है रायपुर, वैसे ही आप यही कैपिटल समझे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल का मतलब अकाउंटेंसी में कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है ना, बिजनेस में कैश या फिर एसेट, कोई संपत्ति लगा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर पहला वर्ड ये सीखे हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो जो कोई बिजनेसमैन है वो अगर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है या फिर कोई एसेट लगा रहा है, एसेट किसको बोलते हैं, जो बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे खुद की बिल्डिंग है, वहां पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या घर का कोई फर्नीचर है, या घर का एसी है, या घर की गाड़ी को इस्तेमाल में ला रहा है अपने बिजनेस में, या कोई भी चीज, नया चीज खरीदा है और उसको अपने बिजनेस में लगा रहा है, तो वो सारी चीजें एसेट्स कहलाएगी। और कैश सब मिलकर क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। क्लियर है ये बात? अब देखिए, बिजनेस में क्या होता है, तो आप सभी को पता है यार, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लेन देन होता है। आप आसपास देखे होंगे कितने सारे लेन देन होते हैं। आप जाने अनजाने में सुबह उठते हैं, किराना दुकान जाते हैं, आप पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, तो ये क्या है, ये बिजनेसमैन के लिए ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन उसी को बोला जाता है।
अब तीसरा हम बात करते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, होलसेल में सामान खरीद के लाते हैं और उनको रिटेल में बेचते हैं, चिल्लर में बेचते हैं, है कि नहीं? या फिर कोई बड़े व्यापारी से खरीद के लाते हैं सामान बल्क में और उसको चिल्लर में, रिटेल में बेचते हैं। जैसे आपके घर के आसपास कोई किराना दुकान वाला है तो वो क्या करता होगा, होलसेल में सामान खरीद के लाता है और हमको वो बेचता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी बिजनेसमैन होगा वो सामान परचेस करेगा, पहली बात तो वो परचेस करेगा, ठीक है। अब देखो परचेज दो तरीके से होता है, इसको समझना। परचेज बिजनेस में दो तरीके से होता है, एक तो होगा कैश परचेज। कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब ये है नगद में खरीदा गया है। जैसे कि हम किराना दुकान के मालिक हैं, अच्छा अभी तो हम कपड़े दुकान के मालिक हैं, तो कपड़े दुकान के मालिक हैं हम क्या कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली गए और कैश में हम कपड़े खरीद के ला लिए, ये एक हो गया कैश परचेज। और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। ये क्रेडिट परचेज का मतलब, ये क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, उधारी में परचेज करना, ठीक है। बिजनेस में ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, उधारी में परचेस करके लाते हैं सामान, उसके बाद सामान बेच लेते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, मान के चलो कि हम ना उधारी में कपड़े खरीद के लाए बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेस कहलाएगा। इसका मतलब मेरे भाई हम उधारी में खरीदे हैं, मतलब हमको उस आदमी को, उस मुंबई वाले आदमी को, होलसेलर को हमको पैसा देना है, इसलिए हमारे लिए वो आदमी वो कहलाएगा क्रेडिटर। मतलब कि जिसको पैसा देना रहता है, जिसको पैसा देना रहता है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। जिसको पैसा देना रहता है, देना रहता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। और क्रेडिटर कब बनेगा, जब हम कोई सामान उधारी में खरीद के लाएंगे और उसको फिर पैसा देंगे बाद में, तो वो क्रेडिट परचेस हुआ, उधारी में परचेस किए, और जिससे उधारी में परचेस करेंगे उसको पैसा देना है, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद चौथा, अब यार हम सामान परचेस करके लेकर आ गए, ठीक है, अब हम सामान को बेचेंगे, ठीक है। यार जो कपड़े खरीद के लाए हैं उसको हम किस लिए लाए हैं, उसको बेचने के लिए लाए हैं, तो हम उसको बेचेंगे। तो जब बेचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। और सेल भी दो तरीके से होता है, एक होगा कैश सेल जो नगद में बेचा जाएगा, हम अपने ग्राहक को कैश में सामान बेचेंगे, या फिर हम क्रेडिट में सामान बेचेंगे, क्रेडिट सेल। देखो कैश सेल बेचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, क्या किए हम, ग्राहक आया, कपड़े पसंद किया, हम उसको कपड़े दिए, बदले में हमको वो पैसा दे दिया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई पहचान वाले आ जाते हैं, उसको उधारी में हमको सामान देना पड़ता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उधारी में सामान बेच रहे हैं। क्रेडिट का मतलब यहाँ क्या होता है, क्रेडिट का मतलब उधारी, क्रेडिट का मतलब उधारी। देखो पिछले वाले में क्या था, क्रेडिट परचेस मतलब उधारी में खरीदे थे, यहां पर क्या कर रहे हैं, क्रेडिट सेल मतलब कि उधारी में बेच रहे हैं। अब उधारी में बेच रहे हैं, इसका मतलब सामने वाले से हमको पैसा लेना है, और जिससे हमको पैसा लेना रहता है उसको अकाउंटिंग भाषा में हम बोलते हैं डेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेटर, DEBTOR। तो यहां पर जो बी है वो साइलेंट रहता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डेटर, DETOR ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन लिखते कैसा है, DEBTOR। तो जिसको पैसा देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा, और जिससे हमको पैसा लेना है वो हमारे लिए डेटर कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि भैया जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है या कोई एसेट लगाया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। दूसरा ट्रांजैक्शन, मतलब जो लेन देन करते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तीसरा, अगर हम परचेस कर रहे हैं या तो कैश में परचेस करेंगे या फिर क्रेडिट में परचेस करेंगे, उधारी में परचेस करेंगे। और जब हम उधारी में कोई सामान परचेस करते हैं तो जिसको हमको पैसा देना रहता है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। और उसके बाद वही बात करें, अब जब हम सामान परचेस करके ला लिए, उसके बाद जब हम बेचेंगे तो या तो हम कैश में सेल करेंगे या फिर क्रेडिट में सेल करेंगे। उधारी में जब कोई सामान बेचेंगे तो इसका मतलब हमको उस बंदे से पैसा लेना है और उससे पैसा लेना रहता है, इसका मतलब कि वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए डेटर कहलाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ परचेज सेल, ये सब। उसके बाद पांचवा, कभी कभार क्या होता है, हम जो सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि हम मुंबई गए, कपड़े होलसेल में हम खरीद के लाए,
हमारे पास पार्सल आया है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरा कपड़े को हम एक अपने साथ में लेकर आ जाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट में आता है सामान। अब ट्रांसपोर्ट में आया सामान, खोल कर देखे तो कुछ ऐसी चीजें थी जो डिफेक्टिव थी, या ऐसा प्रोडक्ट था जो हम नहीं ऑर्डर किए थे वो भी आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। तो हम जब परचेज जो किए थे, बेचने के लिए कपड़े खरीदे थे, उसको जब हम वापस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा परचेज रिटर्न, या फिर इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हमारे पास जो आ गया था सामान, जो सामान आ गया था वो वापस बाहर जा रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद छठवां, सेल रिटर्न। जब हम कोई सामान ग्राहक को बेचते हैं तो ग्राहक कभी कभार क्या करता है, वो सामान को वापस कर देता है। आप भी देखे होंगे, आप भी कुछ सामान लेने गए होंगे, आप सामान खरीदते हैं, उसके बाद आपको लगता है नहीं यार ये ज़्यादा ले लिए हैं, या जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है, या डिफेक्टिव है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम सामान को वापस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं और बोलते हैं भैया ये चीज़ को वापस कर दो। तो वो क्या करता है, वो सामान को वापस ले लेता है। तो इसी को ही सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अगर हम कपड़े की दुकान में बैठे हुए हैं और कोई ग्राहक हमसे बोल रहा है कि भैया ये टी शर्ट फिट नहीं बैठ रहा है, आप वापस ले लो, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा, जो हम सामान बेचे थे वो वापस रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। जिसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब कि जो बेच दिया गया था वो वापस हमारे पास फिर से आ गया, तो इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि आप पूरे अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। आप बुक के कोई से भी पेज को उठाकर देखना, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब कि ये सब चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपका न्यू मजबूत होगा तो घर अच्छा बनेगा। उसी प्रकार अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक कंसेप्ट आपका अकाउंटेंसी का क्लियर है तो बेटा आप 11th में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद 7th, देखिए, जब हम अगर कोई सामान परचेस कर रहे हैं बेचने के लिए तो वो हमारे लिए कहलाता है स्टॉक। स्टॉक कहलाता है, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कहलाता है। जब हम कोई सामान बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो वो कहलाता है स्टॉक। और वही अगर हम सामान खरीद रहे हैं उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए तो वो हमारे लिए कहलाता है एसेट्स। ठीक है, फिर से आपको बता रहा हूं, जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं, जैसे कि हम कपड़े व्यापारी हैं तो हम कपड़े मुंबई से खरीद रहे हैं, मुंबई से हम कपड़े मंगा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। और वही बात करें, अगर हम कोई सामान अपने इस्तेमाल के लिए हम मंगा रहे हैं, हम अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, तो वो हमारे लिए एसेट कहलाएगा। मान के चलिए हम मुंबई से एक कैंची मंगा रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का कैंची मंगा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, कभी कभार जीन्स की लेंथ बड़ी हो जाती है जब हम बेचते हैं, तो ग्राहक को हमको उसको काट के सिल के देना पड़ता है, उसके लिए हम कैंची मंगा रहे हैं, तो कैंची हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होगा, इस वजह से वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। क्लियर है? और वो कपड़े जो मंगा रहे हैं बेचने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि भैया स्टॉक किसको बोलेंगे, जिसको बेचने के लिए परचेस किया जा रहा है वो स्टॉक कहलाएगा, और एसेट जो बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए मंगाया जा रहा है वो कहलाएगा एसेट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जितना भी टीवी है, मोबाइल है, हम सब सारी चीज़ों को हम परचेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, रीसेल करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें स्टॉक कहलाएगी। और वही बात करें, एक बड़ा सा हम अलग सा 55 इंच का टीवी और ऑर्डर किए हैं, वो हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, मतलब हम अपने खुद के मनोरंजन के लिए उस टीवी को लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन दोनों में अंतर। उसके बाद तो अभी तक के हमने देखा कैपिटल हो गया, ठीक है। हाँ, इसी में ही एक चीज और जोड़ना है, ड्राइंग। ड्राइंग, अच्छा, ड्राइंग बताने से पहले स्टॉक के बारे में बता दो। देखो, स्टॉक से हम ये समझते हैं, स्टॉक दो टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। इसको भी आप समझ लीजिए, ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको समझते हैं कि ये होता क्या है।
इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा अकाउंटिंग पीरियड के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपना हिसाब किताब या तो जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के बनाता है, या फिर वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा हिसाब किताब बनाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर। कुछ लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से अपना अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, और कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर के आधार पर अपना अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, या फिर अकाउंटिंग पीरियड रहता है। कैलेंडर ईयर किसको बोलेंगे, तो 1 जनवरी को चालू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा नया साल कब चालू होता है, 1 जनवरी को, और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। तो ये क्या कहलाता है, कैलेंडर है ये, कैलेंडर ईयर। तो अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी को चालू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा, ये कहलाएगा कैलेंडर ईयर। और वही बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को चालू होगा, 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को खत्म होगा। इसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, इसी में ही गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है, और जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनका अकाउंटिंग पीरियड कैसा होता है, फाइनेंशियल ईयर में होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इवन जो बैंक होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो अपना अकाउंटिंग किस हिसाब से मेंटेन करती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और वही बात करें, हमारे भारत देश पर इनकम पर टैक्स लिया जाता है, तो कब से कब तक के इनकम पर टैक्स लिया जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो पैसा कमाया जाता है उस पर टैक्स लिया जाता है, ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, तो इसी वजह से मैक्सिमम जितने भी बिजनेसमैन हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सब 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही अपना पूरा हिसाब किताब बनाते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा था, स्टॉक। तो देखो यार, स्टॉक ना 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। मान के चलो, जैसे 1 जनवरी, अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कैलेंडर ईयर है, तो 1 जनवरी को अगर मेरे पास 50,000 रुपए का स्टॉक है, स्टॉक किसको बोलते हैं, जो सामान खरीदे हैं बेचने के लिए। जैसे कि मैं कपड़ा व्यापारी हूं, तो 50,000 रुपए का मेरे पास सामान है, और लास्ट में एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर मेरे पास 20,000 रुपए का सामान बचा हुआ है। तो ये वाला जो 50,000 रुपए वाला है, ये क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और ये 20,000 रुपए क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। मतलब कि वर्ष के अंत में मेरे पास इतने का सामान पड़ा हुआ है। तो 2 टाइप के स्टॉक होते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर में भी देखोगे तो ये 1 अप्रैल का जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, और 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, और एसेट के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है, एसेट को और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अब समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। और ड्राइंग किसका हो सकता है, तो ड्राइंग ना गुड्स का भी हो सकता है और कैश का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और कैश का भी हो सकता है। ठीक है, अब ये गुड्स किसको बोलते हैं, तो यार वही गुड्स जिसका सामान जो सामान हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, स्टॉक भी बोला जाता है, गुड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो गुड्स हम खरीदे हैं बेचने के लिए, और कैश, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों अगर कोई विड्रॉ किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। समझाता हूं आपको एग्जांपल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कपड़े की दुकान है और 2 दिन बाद मेरे घर पे शादी है, तो मैं क्या किया, अपने बिजनेस से, अपने जो कपड़े की दुकान है मेरी, वहां से बढ़िया सा जीन्स और टी शर्ट में अपने पर्सनल यूज के लिए उसको वियर कर लिया और अपने बिजनेस में पैसा नहीं डाला। तो ये क्या कहलाएगा, ये ड्राइंग कहलाएगा गुड्स का। क्यों, क्योंकि मैं पर्सनल यूज के लिए उस गुड्स को ले लिया, मैं बिजनेस में पैसा नहीं डाला। समझ पा रहे हैं आप। जैसे कि कोई किराना दुकान वाला है, अब किराना दुकान वाला है, अब उसके घर पे तेल का टीपा खत्म हो गया है, तो वो क्या कर रहा है, रात को जब ताला बंद करके घर जा रहा है तो 1 टीपा तेल अपने स्कूटी में रख लिया और घर ले गया। ठीक है, अब वो बिजनेस में वो पैसा नहीं डाला तेल का टीपे का, इसका मतलब कि वो जो तेल का टीपा ले गया है वो क्या कहलाएगा, उसके लिए ड्राइंग कहलाएगा। और किस चीज का ड्राइंग है, वो गुड्स का ड्राइंग है। ठीक है, और वही बात करें, जैसे कि अगर बिजनेस में जो भी पैसा है वो पर्सनल यूज के लिए अगर खर्च किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग
कहलाता है कैश का ड्राइंग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो बिजनेस के ही पैसे को निकालकर घर का बिजली बिल पे कर दिया गया, या फिर बच्चे के स्कूल का फीस पे करना है तो बिजनेस के पैसे को निकालकर बच्चे का स्कूल फीस पे कर दिया गया। इसका मतलब कि पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसे इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस के तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। और वही बात करें अगर पर्सनल यूज के लिए आप गुड्स को निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग कहलाएगा। तो ड्राइंग दो टाइप के होंगे, गुड्स का ड्राइंग होगा और दूसरा कैश का ड्राइंग होगा। क्लियर है? और क्या क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? अब उसके बाद एक और चीज समझ लेते हैं। अब हमने ये समझा है कि डेटर एक होता है, डेटर अभी आपको मैं उधर पढ़ाया हूं कि डेटर होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं एक होता है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट होता है, और दूसरा होता है बैड डेप्ट रिकवर। इसको समझते हैं। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसको हम उधारी में सामान बेच रहे हैं और उससे हमको पैसा लेना है, मतलब कि हमने क्रेडिट में जो सामान बेचा, क्रेडिट में हमने सेल किया, तो जिसको हम उधारी में सामान बेचते हैं वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। मतलब कि इस बंदे से जिससे हमको पैसा लेना रहता है, जिससे पैसा लेना है वो हमारे लिए कहलाएगा डेटर। ठीक है, अब डेटर भाई दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड डेटर और दूसरा होता है बैड डेटर। गुड डेटर का मतलब ऐसा डेटर जो समय पर हमको पैसा लौटा दे। ठीक है, हम कपड़े के व्यापारी हैं, हम कपड़ा बेच रहे हैं, कुछ लोग उधारी, बहुत सारे लोग उधारी में ले जा रहे हैं कपड़ा, कुछ लोग ऐसे हैं जो समय पर हमको पैसा लौटा दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, गुड डेटर, अच्छे डेटर। ऐसे लोग जो हमको समय पर पैसा दे रहे हैं, बोल रहे हैं भैया कल पैसा दे देंगे या परसों दे देंगे, मतलब वो क्या है, गुड डेटर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसा नहीं दे रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, बैड डेटर्स। ठीक है, और यही बैड डेटर से ही नाम निकल कर आया है बैड डेप्ट। कभी कभार हमारे बिजनेस में क्या होता है, कुछ लोग पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, उधारी में सामान तो ले गए लेकिन पैसा नहीं दिए, और जब पैसा मांग रहे हैं तो देने से मुकर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बैड डेटर से शब्द आया है बैड डेप्ट। ठीक है, मतलब कि बैड डेप्ट एक हिसाब से हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमारा पैसा डूब गया, जिससे हमको पैसा लेना होगा वो पैसा नहीं दे रहा है, डूब गया हमारा पैसा। ठीक है, बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से होता है, तो आप सभी को पता होगा यार, दुकान में आप लोग बैठते हो तो आप लोग उधारी में जब सामान देते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लौटाते ही नहीं है, या कहीं ट्रांसफर हो जाता है, या भूल जाते हैं, या मुकर जाते हैं पैसा देने से, तो भैया वो हमारे लिए नुकसान है, तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया बैड डेप्ट क्या होता है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, कई लोग बैड डेप्ट कर देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, लेकिन भगवान की तरह 1-2 साल बाद आएंगे जब उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा और वो फिर पैसा दे देते हैं कि भैया याद करो मैं 2 साल पहले सामान ले गया था या इतने हजार रुपए का कपड़े ले गया था और उस समय मैं पैसा नहीं दे पाया था क्योंकि मजबूरी थी, आज मेरे पास पैसा आ गया है, आप ये पैसा रख लीजिए। ठीक है, तो जब पैसा आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैड डेप्ट रिकवर। क्योंकि हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, 2024 अप्रैल और उसके बाद 25 मार्च। ठीक है, 24-25 में हमारा पैसा डूब गया था। अब मान के चलिए भविष्य में हमको 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर वो पैसा ला कर देगा तो वो क्या होगा, बैड डेप्ट रिकवर होगा। क्यों, क्योंकि भैया 24-25 में उसको पैसा देना था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में जब वो पैसा नहीं देगा तो हम उसको क्या मान लेंगे कि हमारा भैया वो डूब गया, वो पैसा बैड डेप्ट करके अकाउंट में शो कर लेंगे। लेकिन अगले साल भगवान की तरह आकर वो पैसा दे दिया, तो कहीं ना कहीं इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 25-26 में, तो हम क्या लिखेंगे उसको, बैड डेप्ट रिकवर। जो पिछले साल पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया, तो उसको क्या नाम दिया गया है, बैड डेप्ट रिकवर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इतनी बातें तो समझ गए होंगे।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के आपको 4-5 वीडियो जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। और बेसिक अच्छा रहेगा तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपका 11th, 12th या फिर आपका कॉमर्स का जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 11th में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उनको 12th हो गया या फिर BCom, BBA में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप कॉमर्स लिए हैं तो अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है इसमें। कॉमर्स बढ़िया सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मन लगा के आप कुछ घंटे अगर पढ़ लेंगे, है ना, हर दिन अगर 1 घंटा 2 घंटा दे देंगे आप, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।